जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। आज हम प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे पाकिस्तान के इकानमी का। आज हम जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान में इसहाक़ डार साहब के आने के बाद, मिफ्ता इस्माइल साहब के जाने के बाद कोई मुल्क में मईशत में बेहतरी आएगी। आज हम जायज़ा लेंगे कि क्या पीडीएम की हुकूमत आने से और पीटीआई की हुकूमत जाने से मुल्क में कोई फ़र्क आया है। आम आदमी का जो मसला है वो सबसे पहले महंगाई है, उसका डायरेक्ट कंसर्न महंगाई के साथ है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। किसी भी मुल्क के मईशत में सबसे जो अहम किरदार होता है वो उस मुल्क के बिज़नेसमैन का होता है, और उस मुल्क की बिज़नेसमैन का सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो उस रियासत का रिएक्शन होता है, उस रियासत की फैसिलिटेशन होती है। आज हमारे साथ पाकिस्तान के एक मुस्तनद बिज़नेसमैन, अब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, एकेडी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक हैं, अकील करीम डेडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तफसीलन आज हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो आप ये बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। मुल्क की मईशत की तबीयत कैसी है? देखें, मुल्क की मईशत के हवाले से हम सिर्फ एक बात कह सकते हैं कि मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन मुश्किलात से हम निकल सकते हैं, और निकलने की बहुत सारी वजूहात हैं। नंबर वन कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। पहले जो दुनिया में मुश्किलात आई, प्राइस बढ़ना क्रूड की, लेकिन दूसरी जो मुश्किलात आई कि आपकी रशियन वॉर की वजह से जो आपका प्रोडक्ट है फिनिश, जैसे हम ऑयल नहीं इंपोर्ट करते, हम 48% हम पेट्रोल, डीजल और ये फर्निश ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि हमने रिफाइनरीज वगैरह को थोड़ा सा अंडर प्रेशर रखा था, तो हमारी जो 52% कैपेसिटी थी, 52%, वो 25% पे ले आए। अब उसकी वजूहत जो भी होंगी वो गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट को ले ले या इस गवर्नमेंट को ले ले, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि आपकी लोकल जो रिफाइंड प्रोडक्ट है वो कम बनना शुरू हो गई। उसकी वजह से आपको इंपोर्ट करनी पड़ी प्रोडक्ट, और वो पेट्रोल 52% प्रीमियम पे आपने इंपोर्ट किया, डीज़ल आपने 65% प्रीमियम पे इंपोर्ट किया। आज पेट्रोल का प्रीमियम $10 रह गया है, और डीज़ल अभी भी $30 है। तो ये आपको फ़ायदा तो हुआ है। और फिर क्रूड की प्राइस काफ़ी गिरी है, $130, $35 पे ट्रेड करता हुआ है। इस वक्त क्रूड भी $86 पे आया हुआ है, ब्रेंट। तो वो डेफिनेट हमारे इंटरेस्ट में है। दूसरा हमारा इंटरेस्ट, जाहिर बात है कि हमारे पास रिज़र्व बहुत कम है, और कम रिज़र्व पे आप रुपये को कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। तो हम देख रहे थे कि हमारे यहाँ डिवैल्यूएशन से फैक्टर बहुत बढ़ गया था, लेकिन आजकल जो डिवैल्यूएशन फैक्टर है उसको हम कंपेयर इस तरह भी नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया में अमेरिका ने की पॉलिसी चेंज भी है। अमेरिका अब इंटरेस्ट रेट हायर साइड पे जा रहा है। अमेरिका के इन्फ्लेशन के नंबर भी ऑल टाइम हाई पे हैं, और अमेरिका अब उस इन्फ्लेशन को किल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। और वो जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, तो उस वजह से पूरी दुनिया का पैसा अब अमेरिका में शिफ्ट हो रहा है। पिछले दिनों आपने देखा था, इसहाक़ डार का इंटरव्यू ये था कि 94.5 पे हैं। आज भी हमारा रुपये ओवर वैल्यू है। मेरा ख्याल है वो ठीक कह रहे हैं, रुपये ओवर वैल्यू है, लेकिन आगे जो नंबर्स आएंगे हो सकता है रियल रेट के नंबर थोड़े से नीचे आएँ, क्योंकि हमारी यूरो की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, और यूरो के अगेंस्ट हम जब डॉलर लेते हैं तो उतना ज़्यादा डीवैल्यू हो चुका है कि उसमें वो डॉलर हमें कम मिलेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि हमारे मुल्क की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, और ये कंडीशन अच्छी करने की ज़रूरत है। एक आम आदमी को ये बताएं कि मिफ्ता इस्माइल की सोच क्या है, और इसहाक़ डार साहब की सोच क्या है। वो कुछ मुबस्सिरीन का कहना ये भी है कि वो डॉलर को फ्रीज़ कर देते हैं, जो नुकसान है। और अब यूर टेक क्या है इस पे? देखिए, ये बात जो लोग कहते हैं ना, गलत कहते हैं। अच्छा, हमारा रुपये पिछले
मिफ्ता साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे अंडर वैल्यू था, ठीक है, ओवर वैल्यू नहीं था। तो जब रुपये अंडर वैल्यू है तो फिर डिवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में होता ये है कि स्पेकुलेशन बहुत होती है। हमने देखा कि पिछले दिनों रुपये में काफ़ी स्पेकुलेशन की गई है। अच्छा। और रुपये को काफ़ी कमज़ोर किया गया है। लेकिन ये बात भी अगर हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास रिजर्व गिर गए। आप ये फरमा रहे हैं कि पिछले दिनों में डेलिबरेटली रुपये को कमज़ोर किया गया है। देखिए, मैं ये बता दूं आपको कि ये होता है, पूरी दुनिया में होता है। जैसे पिछले दिनों इंडिया में हुआ, इंडियन बिजनेसमैनों ने डॉलर ख़रीदने शुरू किए तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको वार्निंग दी कि अगर आप लोग बाज नहीं आए, सेंट्रल बैंक ने, तो हम $100 बिलियन मार्केट में फेंक देंगे। तो उनके पास डॉलर फेंकने के लिए थे, तो उन्होंने तो वार्निंग दे के अपने रुपये को बचा लिया, लेकिन फिर भी डिवैल्यू हो गया। हमारे पास मसला ये है कि हम अटेम्प्ट करेंगे भी तो कैसे करेंगे, हमारे पास तो रिजर्व ही नहीं है। हम $8 बिलियन पे खड़े हुए हैं। अब $8 बिलियन पे हम इंडियन गवर्नमेंट की तरह ये नहीं कह सकते कि बिजनेसमैनों को या बैंकों को वार्निंग दें, तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरा हम फ्री मार्केट की बात करते हैं तो देखिए, पाकिस्तान जैसा मुल्क फ्री मार्केट में आगे नहीं चल सकता। यहाँ गवर्नमेंट कमज़ोर है, बिजनेसमैन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब अगर आप बिजनेसमैनों पे, एक्सपोर्टर पे आप बोलोगे कि नहीं एक्सपोर्टर पे हम छोड़ देते हैं, और दूसरी सबसे ख़तरनाक वजह कि आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास पैसे मंगवाने के लिए 4 महीने होते हैं। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट तो पोर्ट पे 30 दिन में आ जाती है, तो आपको डॉक्यूमेंट छुड़ाने पड़ते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आपको 30 दिन में छुड़ाने पड़ते हैं, तो पेमेंट भी आपको 30 डेज़ में देनी पड़ती है। तो ये एक मामला है जिसको हमारे लोगों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और ये मामले में मैं इसाक डार को सपोर्ट करूँगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी है टाइट करने की। पहले भी हमने देखा है कि 2013, 14, 15 में उन्होंने रुपये को बचाया हुआ था, और इसमें कोई शक नहीं है रुपये ओवर वैल्यू था। लेकिन अगर वो उस ज़माने में ये रुपये को ओवर वैल्यू ना रखते तो मैं समझता हूँ वहाँ इन्फ्लेशन के नंबर वगैरह बहुत बढ़ जाता है। अगर डिवैल्यूएशन होता तो महंगाई बहुत हो जाती। तो उन्होंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देख के ये स्टेप उठाए थे। अच्छा, इस वक्त जो अकील करीम डेडी साहब है ना, वो इसाक डार से और मिफ्ता से और तरीन साहब से ज़्यादा बेहतर इकानमी को समझ सकता है, इन माय ओपिनियन। आप इस वक्त पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इसाक डार साहब को फील फॉर बिजनेसमैन, आम आवाम के फ़ायदे के लिए क्या मैसेज दें? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने रुपये को वीक नहीं करते तो आपकी आवाम के लिए खुशखबरी है। अगर आप अपनी रुपये को वीक कर लेते हैं तो आपकी आवाम के लिए बुरी खबर है। देखिए, महंगाई का डिवैल्यूएशन से बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। पाकिस्तान की इकनॉमी इसी तरह, जिस तरह हमने डिवैल्यूएशन किया, तो इस मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा, मुझे आप बता दें। 2012 के मिडल में आपका रुपये 102 रुपये था। 2022 के सितंबर में आपका रुपये 250 पे चला गया। आप मुझे एक बात बताएं, आप इंपोर्टर हैं, नेट आप इंपोर्ट करते हैं, $84.5 बिलियन आपने लास्ट ईयर इंपोर्ट किए, 39.5 बिलियन आपकी एक्सपोर्ट है, $45 बिलियन आपका ट्रेड डेफिसिट है। आप मुझे ये बताएं, $45 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान चल सकता है? नहीं चल सकता पाकिस्तान। हम अपने इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, और ये कौन कर सकता है? ये वो आदमी कर सकता है जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंस मिनिस्टर हो, वीक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं। मिफ्ता, मैं समझता हूँ कि 13 पार्टियों की कोalition है, और उसका पहले भी अगर रहा भी था फाइनेंस मिनिस्टर तो छोटे अरसे के लिए रहा था, तो काबिल आदमी वो भी हैं, फैमिली बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है उनका, लेकिन डिसीजन मेकिंग में थोड़ी बहुत कमी थी। उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत टफ डिसीजन लिए, और वो टफ डिसीजन की वजह से आपकी डिमांड में कमी आई। लेकिन हाफ हार्टेड इन्होंने 3 महीने पहले अनाउंस कर दिया था कि हम गैस की प्राइस बढ़ा रहे हैं, लेकिन बाद में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई,
और ये गवर्नमेंट अब किसी सूरत में अफोर्ड नहीं कर सकती इस तरह की पॉलिसी कि आप सब्सिडी दें। देखें, पाकिस्तान में एक्सपोर्टर पैसे अच्छे बनाता है और आप उनको फैसिलिटीज़ देनी है ज़रूर दें, लेकिन इस तरह दें, सब्सिडी की सूरत में ना दें। डायरेक्ट आप उनको अनाउंस कर दें कि हम, ताकि दिखे तो सही वो सब्सिडी ले रहे हैं। होता ये है कि पाकिस्तान में आप एक्सपोर्ट तो बहुत कम कर रहे हैं लेकिन सब्सिडी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, 2013 में हम जाते हैं, 2013 में आपका ट्रेड डेफिसिट ना होने के बराबर था, 2022 में $40 बिलियन पे चले गया। तो 2013 में आपका करंट अकाउंट ऑलमोस्ट सरप्लस ही था, मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव था। तो सिर्फ बताने की बात यह है कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएं जो मुल्क के इंटरेस्ट में हो। सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं कि वाकई बिजनेसमैन जो है वो टैक्स नहीं देता इस मुल्क में, और क्या बिजनेसमैन ये जो इसाक डार साहब की पॉलिसीज़ थे कि $50 बिलियन, जैसे अभी आपने भी वो ट्रेड डेफिसिट बताया, वो एक्सपोर्ट करने में अगर पिछली हुकूमत की पॉलिसीज़ और अगर इस हुकूमत की पॉलिसीज़ को कंपेरिजन करें तो कितना फ़र्क है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हमारी गुफ्तगू जारी है पाकिस्तान के मुमताज़ बिजनेसमैन अकील करीम डेडी साहब से। अकील करीम डेडी साहब, क्या वाकई इस मुल्क में बिजनेसमैन टैक्स नहीं देता? शबर जैदी साहब ने कहा कि जब मैं वहाँ गया तो मैंने जितनी भी पॉलिसी बनाई, एक बिजनेसमैन आया, उन्होंने मेरे टीवी टॉक शो में लाइव कहा, उन्होंने कहा कि मैंने उनको बुलाया कि भई आप टैक्स नहीं देते। उसने बताया कि जनाब मैं टैक्स नहीं दूंगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसने कहा क्यों? उसने कहा फ़लाँ हल्का है मेरा और वहाँ का जो मिनिस्टर है उसकी मैंने इलेक्शन कैंपेन का पूरा पैसा दिया है और वो अभी आ रहे हैं, और वो फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ था और वो मिनिस्टर भी फैसलाबाद के थे और वो आए और उन्होंने कहा कि हाँ ये इनको तो हमने फैसिलिटेट करना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें ये बातें कैलेंडर देख के बताने वाली बातें। जब ये आए हुए थे और डिसीजन ले रहे थे तो मुझे इतना पता है कि इनको सपोर्ट भी था। मुझे सिर्फ ये बता दें कि सबर जैदी साहब आज जो बातें कर रहे हैं वो आज कर रहे हैं ना, कल क्यों नहीं की जब थे? उनको चाहिए था एमनेस्टी, उन्होंने दी, और उन्होंने एक ऐसी एमनेस्टी दी कि आपके पनामा की सूरत में और दूसरी सूरत में आपने सारे फॉरेनर्स का डेटा आपके पास आ गया। फॉरेन में जो पाकिस्तानियों का पैसा पड़ा हुआ था, पूरे पाकिस्तान को ये डेटा मिल गया, और हमारे लोगों ने ये डेटा इकट्ठा नहीं किया, ये एक्सीडेंटली हमारे पास आ गया किसी और सूरत में। अब उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए ना। हमने फ़ायदा क्या उठाया? हमने उनको एमनेस्टी दे दी, और लोकल को तो आपने एमनेस्टी दी, चलो समझ में आता है। जो बंदा पैसा लेके पाकिस्तान से बाहर गया, चाहे वो अकील डेडी हो, चाहे वो कोई हो, आप उनको 1-1.5% पे कैसे माफ़ कर सकते हैं? या तो उसने खुद डिक्लेयर किया हो तो चलो आप उसको एमनेस्टी दें, उसने तो डिक्लेयर नहीं किया, वो तो पकड़ा गया है। तो आपके मुल्क में जो बंदा पकड़ा गया, आपने उसको छोड़ दिया एमनेस्टी दे के, इसके बाद आपको किसी किस्म की भी कोई बात करने का राइट नहीं बनता। अच्छा, तो फिर इसका सबर जैदी को ताज जो है वो तो इमरान खान को जाएगा ना, वो तो हुकूमत तो इसकी थी, शबर तो उसका एक टूल था। देखें, इमरान खान की जो सबसे बड़ी खूबी है ना, वो बिल्कुल फ्री हैंड देता था अपने लोगों को। अच्छा। और इंटरफेरेंस कम करता था, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। और इमरान खान के दौर में अगर ग्रोथ आई भी तो बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। मैं ये यकीन से कहूँगा कि उसकी टीम कमज़ोर थी, अगर उसकी टीम अच्छी होती तो बेहतर परफॉर्म और करता, और ज़्यादा परफॉर्म करता। शहबाज शरीफ और इमरान खान में अब अगर कंपैरिजन किया जाए तो अकील करीम डेडी साहब क्या कहेंगे? इस तरह करूँगा, देखें शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत काम किए पंजाब में, ठीक है ना,
लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब जो काम कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है। लेकिन इमरान खान ने भी जब गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान बहुत मुश्किल में था। कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान का सर्वाइवल बहुत आसानी से हो जाएगा। उन्होंने बड़े एफर्ट्स किए, उन्होंने पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया से मिलने गए। सऊदी अरब से उन्होंने पैसे लिए, अबू धाबी से पैसे लिए, कतर से पैसे लिए, चाइना से कॉमर्शियल लोन लिया, और ये सारे लोन की वजह से हम लोग सरवाइव कर गए। और उस टाइम पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी नहीं थी, उनसे हैंडलिंग हो गई। और हैंडलिंग के बाद उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसे स्टेज पे ले आए कि पाकिस्तान में दो साल 6% ग्रोथ आई। लेकिन आज उससे भी ज़्यादा वर्स कंडीशन है, और उस वर्स कंडीशन में हम किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर को ब्लेम दें, ये बहुत ज़्यादा मुनासिब भी नहीं है। हमें इस वक्त लोगों को समझाने की ज़रूरत है, हमें अपने बिजनेसमैनों को ये गाइड करने की ज़रूरत है कि भाई हम बहुत मुश्किल दौर में बैठे हुए हैं। अब इस मुश्किल दौर में हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो पीटीआई हो चाहे पीडीएम हो, ठीक है। और हम इनसे एक रिक्वेस्ट करें कि इस मुश्किल टाइम में आप लोग टेबल पे बैठें। हम चले, आप पार्लियामेंट में नहीं बैठते, टेबल पे बैठ जाएं और इस मुल्क के इंटरेस्ट में बैठें, क्योंकि ये मुल्क जितना इस वक्त सफ़र कर रहा है ये किसी की सोच में भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा पोर आदमी सपोर्ट कर रहा है, सफ़र कर रहा है। अगर आज हम उनके लिए बैठ जाएं, देखें, अगर ये कहें कि इमरान अपोज करेगा और ये सरवाइव करेंगे, ये मुश्किल है। ये मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसाक डार का जो पुराना एक्सपीरियंस है उसकी वजह से एक्सपोर्टर, ज़ाहिर बात है, वो ये समझ रहे हैं कि डार की पॉलिसी बड़ी सख्त होगी। लेकिन इम्पोर्टर ये समझते हैं कि शायद हो सकता है कि हमें ये दौर बेहतर मिले। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर डार साहब रुपये को स्ट्रॉन्ग रखने में कामयाब हो जाते हैं और डार साहब अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने देते, तो मैं समझता हूँ कि हमारा रिवाइवल वापस हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ चली जाएगी। अच्छा, इसमें एक सवाल है कि हमारी इकानमी बेहतरी का सबसे बड़ा जो टूल है वो तो ये है कि हम एक्सपोर्ट किसी तरह से बढ़ाएं। अच्छा, मैं सवाल कंप्लीट करूँ। अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जाते हैं तो हमारा कंपटीशन होगा बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ, दूसरे कंट्रीज़ के साथ, वियतनाम के साथ। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी आप एनर्जी महंगी कर देंगे, इतने आप रिसोर्सेज महंगे कर देंगे, तो फिर बिजनेसमैन ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस तरह से मीट करेगा, आर्डर किस तरह से पिक करेगा और एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती नहीं है, पहली बात आप सुन लें। हमारी एक्सपोर्ट अगर आपकी बढ़ेगी ना तो फिर तो आप इनको इंसेंटिव दें। अच्छा, रज़ाक दाऊद साहब कहना है कि मैं 22 से 30 पे लेके गया। देखें, 22 से 30 पे चले गए। मेरी एक बात बताते, एक $85 से 85 सेंट डॉलर का आज है, उस टाइम पे $2.25 था, तो एक्सपोर्ट बढ़ गई ना, प्राइस बढ़ गई। अच्छा, आप कह रहे हैं डॉलर। आप मुझे एक बात बता देना, आज सस्ती हो गई, आज नीचे आ जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी हमारी, हम एक्सपोर्ट हमारे बिजनेसमैनों को बढ़ानी चाहिए। हमारी इंपोर्ट बढ़ जाती है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती। आप मुझे इतना बताएं कि आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, आपने कभी फिगर बनाए उनके? आपने कभी एनर्जी के फिगर देखें? कभी आपने कोल के फिगर देखें? भाई साहब, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे वो कोई गवर्नमेंट आए, ये बिजनेसमैनों से आप दूर रहें। आप पॉलिसी में बिठाते बिजनेसमैनों को, बिजनेसमैनों से दूर रहें गवर्नमेंट वाले। आप अभी मेरी बात सुने, हमारी जितनी गवर्नमेंट आई है, आप मुझे एक बात बता दें, इसाक डार एक पॉलिटिकल आदमी है, ठीक है, मिफ्ता पॉलिटिकल आदमी नहीं है, ठीक है ना, बिजनेसमैन है, तरीन भी पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हफीज शेख भी नहीं है, टेक्नोक्रेट हैं ये सब। तो इनकी पॉलिसी आप उठा लेना। पॉलिसी क्या बनाते हैं? आपका मुल्क तो खसारे में ही चला गया है। आपके मुल्क का खसारा कम कब हुआ है? आपके मुल्क की डिवेल्यूएशन कब कम हुई है? हल क्या है सर? सर, हल ये है कि भाई जो आदमी बैठे उसको काम करने दें, उसके मामलात में इंटरफेरेंस ना करें, हुकूमत और अपोजिशन मिल के डिसीजन ले, इकनॉमी के हवाले से वो एक हो जाए, बाकी लड़ाइयाँ लड़ते रहें, सियासी लड़ाई वो लड़ते रहे। लेकिन आज मैंने देखें कल एक इवेंट हुआ, FIR कटी इमरान की। अच्छा, अब FIR कटी, पूरे पाकिस्तान में ये न्यूज़ फैल गई कि उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई है।
मैं कहता हूं कि भाई किसी किस्म के एडवेंचर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इमरान भी एक पब्लिक ओपिनियन भी उसके साथ है, तो आप उनसे मिले और किसी किस्म का प्राइम मिनिस्टर खुद अनाउंस करे कि इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम इस तरह के कोई एडवेंचर करने की कभी भी कोशिश नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब हमारी जो अच्छी इकनॉमी पॉलिसी उसको सपोर्ट करें, और अगर हम कोई गलत काम करते हैं कोई बात नहीं, पार्लियामेंट में भी नहीं आते कोई बात नहीं, बगैर पार्लियामेंट में बैठे हम उनकी बात सुनने को तैयार हैं। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं कि ये सियासतदान आपस में फैसला करें और बिजनेसमैन को इसमें इंक्लूड नहीं करें। अच्छा, इमरान खान साहब आपको सिंध का गवर्नर लगाना चाह रहे थे। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं कभी भी कोशिश करूँगा नहीं मैं किसी ओहदे लूँ, ना मैंने लिया है ना कोशिश करूँगा। आपने क्यों मना किया? देखिए, मैं कभी भी कोशिश नहीं करूँगा। मैंने कहा ना, पॉलिटिकल लोग ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, ठीक है ना, और वो सारा साल मेहनत करते हैं, उनको अब आगे आने देना, वो काम करें ना अपना। भाई पब्लिक में वादे तो वो करते हैं ना, आप और हम तो नहीं करते। आपको इमरान खान साहब ने जब गवर्नर सिंध की ऑफर की तो उन्होंने क्या बोल दिया? ना मैंने कभी ऑफर उन्होंने की है, ना मैंने कभी बनना है, मैं आपको ना आपने कभी बनना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अकील करीम डैडी साहब से दिलचस्प बातें, इकानमी को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बातें जारी हैं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारी बातचीत चल रही है अकील करीम डैडी साहब से, जो लीडिंग पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं। सर ये बताएं, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? देखें, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे आज इसका जवाब देते हुए खुशी होगी। आप मुझे एक बात बताएं, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई का तो नाम सुना है आपने? कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई ने पूरे कराची की बिजली के सिस्टम को चेंज कर दिया। कंप्लेन करो 1 मिनट में गाड़ी पहुंच जाती है, ठीक है। उनके साथ क्या हुआ, जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हमने उनके गले काट दिए। वो कंपनी जो 16 साल पहले डॉलर लेके आई थी और 60 रुपये के हिसाब से डॉलर में इन्वेस्टमेंट की, आज 240 रुपये डॉलर है या 230 रुपये डॉलर है। 16 साल में 2000 रुपये उन्होंने नहीं कमाए, आज वो लॉस में है। आरिफ नकवी साहब अबराज के मालिक थे, पाकिस्तान में पढ़े थे, पाकिस्तान में इनकी पॉपुलैरिटी भी थी, IBA में उनकी तालीम मिली थी, तो IBA का कैंपस बनाया, अमन फाउंडेशन बनाई, पाकिस्तान के 10 इदारों को उन्होंने फंडिंग की जो ऑल टूगेदर $500 मिलियन बनती है। मुझे बता दे, पाकिस्तान का कोई एक बिजनेसमैन बता दे जो इससे भी ज़्यादा 10-10 गुना ज़्यादा अमीर लोग हैं, किसी ने इस तरह का काम किया हो, कोई एक बता दे। पूरे पाकिस्तान के कहीं भी चले जाओ, कराची में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, के इलेक्ट्रिक तो एक ऐसा नाम बन गया है कि उसका नाम आता है लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आरिफ नकवी को अरेस्ट पाकिस्तान ने तो नहीं करवाया? मेरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे एक बात बता दे, मेरी एक इन्वेस्टमेंट है, मेरी इन्वेस्टमेंट $10 की है और ये इन्वेस्टमेंट मेरी $25 में बिक रही है, हमने नहीं बेचने दी, उसको शॉर्टफॉल आ गया वहाँ। जाहिर बात है उसने इन्वेस्ट किया, वो फंड में पैसे लगाए ना। आरिफ नकवी साहब ने फंड में पैसे लगाए, वो फंड के पैसे थे। अब वो फंड में प्रॉफिट हो जाता तो उसको पैसे मिलते, उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट थी वो भी वापस मिल जाती, तो उसके साथ ये एक्सीडेंट नहीं होता। दुबई में उसको लॉसेस हुए, जरदारी हुकूमत में थे तो हर आदमी उसको जरदारी से लिंक कर रहा था। नवाज शरीफ आया, हर आदमी नवाज शरीफ से लिंक करना शुरू हो गया। इमरान खान आया तो हर आदमी इमरान से लिंक करना शुरू कर दिया। उसने तो लिखा है कि 60% इलेक्शन 2013 का खर्चा उसने दिया। पाकिस्तानी हर आदमी फंड देता है भाई, किसको नहीं देता? अकील करीम डैडी साहब भी देता है। मैं कहता हूँ कोई एक सियासी पार्टी बोलो जो फंड नहीं लेती। अब यार सब लेते हैं यार। अब फंड हमारे यहाँ डिक्लेयर्ड होता नहीं है, अनडिक्लेयर्ड होता है। ये फॉरेनर है तो डिक्लेयर्ड हो गया, बाकी यहाँ तो सभी देते हैं। कैसे देते हैं वो? तो आजकल तो पॉलिटिकल पार्टी को बैन है कि आप फंड नहीं दे सकते। मेरे भाई, कौन कहता है बैंड है? मैं फंड दे सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोकेगा। कैसे मना करते? पॉलिटिकल पार्टी फंड लेती है, फॉरेनर से नहीं ले सकते। फॉरेनर किसको कहते हैं? फॉरेनर उसको कहते हैं जो पाकिस्तानी नहीं है।
नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भी दे सकते। FIA सब लोगों को लेटर भेज रही है कि आपने? मेरे भाई हमारे मुल्क में सिस्टम बन गया है। अच्छा जी। जो गवर्नमेंट आती है उसके स्क्रूट आएगी। ये निकले भाई, ये नहीं है, ये मुल्क डुबो देंगे हम। हल क्या है सर? इसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट हल के लिए, ये मैं फॉरेन आपको इन्वेस्ट के लिए सोल्यूशन दें। सियासतदानों को चाहिए कि आपस में बैठें, सियासतदान सियासी माहौल बेहतर करें, सियासतदान का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। जितने फ्रॉड हैं इसमें सिर्फ सियासतदान तो नहीं है, और भी लोग हैं जो ये गलत काम करते हैं, लेकिन उनका नाम कम आता है, सियासतदान का नाम ज़्यादा आता है। उसकी वजह क्या है कि वो हर साल ये आपस में लड़ते रहते हैं। आप लोग वैसे कहीं दावत में जाओ तो ये बहुत अच्छी तरह एक दूसरे से मिल रहे होते हो। भाई हम चाहते हैं पार्लियामेंट में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। अभी किसी स्कूल ने मुझे बुलाया था एक प्रोग्राम में, मैंने बच्चों का डिसिप्लिन देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने सिर्फ ये कहा कि यार ये डिसिप्लिन पार्लियामेंट में क्यों नहीं जा सकता? बच्चों से क्यों नहीं सीख रहे हैं? हाँ, बच्चों से क्यों नहीं सीख रहे हैं? मैंने कहा कि फिर मैंने उन बच्चों को कहा, पाकिस्तान की कराची की सबसे बड़ी स्कूल है वो, मैंने कहा यार अब आपकी हमें ज़रूरत है पार्लियामेंट में। माशाल्लाह जिस तरह डिसिप्लिन से आप यहाँ बैठे हैं, अगर यही डिसिप्लिन आप पार्लियामेंट में ले आओ तो हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। राइट। अच्छा, एक और बात कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने एक स्लोगन दिया, एब्सोल्युटली नॉट, से नो टू अमेरिका। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारा एक्सपोर्ट है, हमारा 70% एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन EU और USA को है, उसमें 70% जो एक्सपोर्ट है वो डेनिम है, वो सारा EU है, वो USA। अगर हम अमेरिका को नो कहेंगे तो ये हम ट्रेड किस तरह से करेंगे? या हमारे पास और एवेन्यूज़ भी हैं जिसमें रशिया है, जिसमें ईरान है, जिसमें चाइना है, जिसमें मिडल ईस्ट है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट सर? देखिए, इमरान खान साहब ने ये एब्सोल्युटली नोट वाली बात, आपने देखा होगा उनकी वीडियो ऑडियो आई है, उस ऑडियो में वो बार बार कह रहे हैं कि भैया नाम नहीं लेना। हाँ, नाम नहीं लेना, तो उसका मतलब उनकी नीयत नहीं थी। ठीक है ना? लेकिन बहरहाल उन्होंने नाम लिया इसलिए। देखिए, इमरान का तरीका जो है हुकूमत करने का सेपरेट है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का बिल्कुल अलग है। अच्छा, अगर आप ये बात कहते हैं, अभी हालिया प्रेसिडेंट साहब ने जर्नलिस्ट को इस्लामाबाद में बुलाया लंच पे, मैं भी वहाँ पे था। प्रेसिडेंट साहब ने उठते ही सवाल ये किया, बताया कि जनाब हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं चाहते, हमारी अमेरिका के साथ भी ट्रेड होगा, हमारा रशिया के साथ भी, हम सब के साथ। मैंने उनसे सवाल किया कि अभी मैं लाहौर में आपकी इलेक्शन कैंपेन को मैं कवर करके आया हूँ, वहाँ पे तो एक ही स्लोगन बिक रहा है कि अमेरिका के अगेंस्ट आपको। उसने कहा ये हमारा पॉलिटिकल पार्टी का स्टांस है, हमारी पॉलिसी नहीं। तो ये झूठ नहीं है, फिर ये फ्रॉड नहीं है, ये लोगों के साथ बेवकूफ़ नहीं बना रहे। हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब इस बयान को हम नेगेटिव ना लें, इस बयान को हमें पॉजिटिव लें। पॉजिटिव इसलिए लें कि उन्होंने ये बता दिया कि ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, ये हमारा पॉलिटिकल स्टैंड है। ठीक है ना? पॉलिटिकल नारे आप बहुत सारे लगाते हैं। शहबाज शरीफ भी जाहिर बात है उन्होंने ये कहा है कि महंगाई कम करेंगे, और उनकी नीयत भी है और वो कोशिश भी कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इसाक डार और इनका कम्बिनेशन है और ये इसमें कामयाब भी हो सकते हैं। और ये भी है कि रुपये भी इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है। दूसरी तरफ वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि पाकिस्तान के रिजर्व को बढ़ाएं। वो भी मुझे लग रहा है अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से इनको पैसा मिल जाएगा तो डेफिनेट वो इस मामले में भी मसला हल निकालेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि सैलाब आया हुआ है, मैं इसी पे अभी बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और इसमें इनके ऊपर बड़ा टफ टाइम आया है। हम इनको ब्लेम ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि इतनी मुश्किल टाइम में वैसे ही हमारे रिजर्व गिरे हुए थे, और इस मुश्किल टाइम में अगर हम इस रिजर्व में मैनेज कर लेते हैं तो ये छोटी बात नहीं है। अकील करीम डेडी साहब, आप एक पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन भी हैं, एक फिलंथ्रापिस्ट भी हैं, आपका बहुत बड़ा काम है। आप हर इंडिविजुअल के, पाकिस्तानी हर बंदे को, जो पॉलिटिशियन है, जो बिजनेसमैन है, जो स्टूडेंट है, उसको क्या मैसेज देंगे कि इस मुश्किल सूरत हाल में जहाँ पे हमारी इकानमी भी फंसी हुई है, जहाँ पे हमारा 70% जो हमारा एग्रीकल्चर है वो तबाह हो गया, हमारे घर, क्या मैसेज देंगे सब लोगों को? मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी या बिज़नेस कम्युनिटी या यंग जनरेशन को एक मैसेज ज़रूर दूंगा। पाकिस्तान सब्सिडी अफोर्ड नहीं कर सकता। सारी बिज़नेस कम्युनिटी को चाहिए कि मिल के बैठे और दिन और रात थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें। इस मुल्क की एक्सपोर्ट को सिंसियरिटी से बढ़ाने की कोशिश की जाए, ना कि गवर्नमेंट से
फर्दर हम सब्सिडी मांगे। एनर्जी हमारी इम्पोर्टेड है, लोकल नहीं है। हमारी हाइडल से बिजली 6-7 महीने आती है 10,000 मेगावाट, न्यूक्लियर से 4,000 साढ़े 4,000 आती है, लेकिन हमारी डिमांड 25 पे भी जाती है, 30 पे भी जाती है, और फिर उसमें हम डीजल भी इस्तेमाल करते हैं, फर्नेस ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं। अगर हमारा रुपये स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हो सकता है ये मुश्किलात थोड़ी कम हो जाए। तो सबको मिल के कोशिश करनी चाहिए कि सागदार जो इस वक्त चाहता है कि रुपये प्रायोरिटी पे स्ट्रॉन्ग करूं, और उन्होंने रियल रेट का हवाला भी दिया है पिछले दिनों, और वो सही हवाला है कि आज भी हमारा रुपये 94.5 पे है। तो आज रियल रेट के हिसाब से रुपये को 200 रुपये होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी एक्सपोर्ट को भी ख़तरा है, क्योंकि यूरो के गिरने की वजह से हमारे एक्सपोर्ट में कमी डेफिनेट आ सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें अच्छी खबर है कि हमारे इंपोर्ट का बिल बहुत अच्छी तरह नीचे आएगा। तो ये पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। बहुत तो बहुत अगर हम शुक्रिया आपका अकील करीम डेडी साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, इसके साथ बहुत सारी बातें और थी जो हमें अकील करीम डेडी साहब से करनी थी, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। इस वक्त मैसेज ये है कि हमारी सब एज अ नेशन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम इन जो सैलाब आया है इन लोगों की मदद करें। पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर बनाने के लिए, जैसे अकील करीम डेडी साहब ने कहा कि चाहे वो हुकूमत के बेंचेस पे बैठे हो, चाहे वो अपोजिशन पे बैठे हो, इस वक्त सिर्फ एक ही काम है कि पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।